नमस्कार, जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पहले से जानकारी है, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन नियमित रूप से हिंदी व्याकरण की क्लासेज ले रहे हैं, यानी हमारे चैनल पर नियमित रूप से हिंदी की क्लासेज चल रही हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संधि के बारे में। दोस्तों इससे पिछली क्लासेज में हमने दोस्तों हिंदी भाषा और राजभाषा हिंदी और वर्ण विचार से संबंधित संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। आप पिछली क्लासेस देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण में जाके संपूर्ण क्लासेस ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों संधि के बारे में। तो दोस्तों टॉपिक की तरफ चलने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों अभी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। संधि की तरफ चलने से पहले दोस्तों संधि क्या है, संधि शब्द का महत्व क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि की विशेषताएं क्या हैं, उन सभी को बताने से पहले मैं आपको दोस्तों एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं कि आप जब भी बुकें पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, तो आपको कहीं ना कहीं संधि की शब्द के दो तरीके लिखे हुए मिलते हैं। एक तरीका तो यही है कि संधि लिखा हुआ इस तरीके से मिलता है, और दूसरा तरीका दोस्तों इस प्रकार होता है कि हमें संधि कहीं पे लिखा हुआ इस तरीके से भी मिल जाता है। अब प्रश्न हमारे मन में आता है कि सही शब्द कौन सा है, ये वाला सही है या ये वाला सही है। अगर इस शब्द में देखें दोस्तों तो इस शब्द में हमको क्या लिखा हुआ मिल रहा है दोस्तों, आधा ना लिखा हुआ मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों, पंचमाक्षर है। क्या है दोस्तों, पंचमाक्षर है। और कहीं पे अगर देखते हैं दोस्तों तो हमें कहीं पे क्या लगा मिलता है, केवल अनुस्वार लगा मिलता है, पंचमाक्षर लगा नहीं मिलता है। अब प्रश्न हमारे जहन में ये उठता है कि दोनों में से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि शुद्ध शब्द कौन सा है। इनके बारे में कि ये शुद्ध शब्द है या ये शुद्ध शब्द है, इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक व्यंजन संधि का दोस्तों एक नियम बताता हूँ। एक व्यंजन संधि का हमारा एक नियम है दोस्तों। व्यंजन संधि का एक नियम है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक नियम है, और उस नियम में बताया गया है कि दोस्तों यदि व्यंजन माँ के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, क्या हो दोस्तों, कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, तो क्या होगा दोस्तों, इस माँ के स्थान पर, यानी इस माँ के स्थान पे क्या होगा दोस्तों कि जो भी स्पर्श व्यंजन होगा उस स्पर्श व्यंजन का क्या होगा दोस्तों, जो भी स्पर्श व्यंजन होगा जिस वर्ग का, यानी हम कह सकते हैं जिस वर्ग का स्पर्श व्यंजन होगा, स्पर्श व्यंजन होगा उस वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर हो जाएगा। यानी हमारे व्यंजन संधि का एक नियम ये कह रहा है कि यदि माँ के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, दोस्तों मैंने आपको जब वर्ण विचार का टॉपिक कराया तो मैंने समझा दिया कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा का से लेकर माँ तक के जितने भी वर्ड होते हैं हमारे, वो सभी वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन में जो व्यंजनों की संख्या होती है 25 होती है। इन 25 वर्ण ध्वनियों में से, यानी इन 25 व्यंजनों में से अगर माँ के बाद में कोई सा भी व्यंजन आए तो ये क्या दोस्तों, 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी 5 वर्गों में से कोई भी व्यंजन आए तो क्या होगा दोस्तों, उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। किसके स्थान पे, इस माँ के स्थान पे। अगर ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं, इस माँ के स्थान पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ये पंचमाक्षर का प्रयोग ना करें तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं जैसे बताता हूँ कि हमारा ये संधि शब्द है, ये संधि शब्द दोस्तों दो शब्दों से मिलके बनता है, सम प्लस धी से। किससे मिलके बनता है दोस्तों, सम प्लस धी से मिलकर बनता है। अब प्रश्न हमारे मन में ये आ रहा है कि देखो दोस्तों, कि प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि जो हमारा ये चिन्ह है, ये चिन्ह को क्या कहते हैं, संधि क्या होती है। देखो दोस्तों, एक एक पॉइंट्स आपको बारीकी से समझना है कि अब मैंने यहाँ पे जो संधि शब्द है इसका क्या किया, विच्छेद किया है। मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि विच्छेद क्या होता है, संधि क्या होती है, सभी पे आपको फोकस रखना है दोस्तों, बस बात को समझना है यहाँ पे।
मैंने यहाँ संधि शब्द की क्या की दोस्तों, विच्छेद किया, और विच्छेद करने के बाद में हमने बीच में सम प्लस धी यानी दो शब्द ले लिए, और दो शब्दों के बीच में हमने एक चिन्ह लगाया प्लस का। इस प्लस के चिन्ह को हम हिंदी व्याकरण में या संधि में योग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, योग चिन्ह बोलते हैं। बात समझना, ये तो हमारे योग चिन्ह हो गया। और इस योग चिन्ह से पहले का जो पद होता है, इस पहले पद को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम पद बोलते हैं। और इस योग चिन्ह के बाद के जो दूसरा पद होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। यहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, पूर्व पद कह सकते हैं, या हम इसको द्वितीय पद भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों शब्द हैं, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, पूर्व पद और उत्तर पद कह सकते हैं। और इन दोनों पदों के बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है प्लस का, इस प्लस के चिन्ह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, योग चिन्ह कहते हैं। अब दूसरी बात याद रखना दोस्तों कि जो संधि होती है दोस्तों, जो संधि होती है वो प्रथम पद का अंतिम वर्ड यानी लास्ट वर्ड कह सकते हैं, लास्ट वर्ड प्लस हमारा योग चिन्ह, और जो अंतिम पद होता है उसका प्रथम पद यानी प्रथम वर्ड यानी कह सकते हैं फर्स्ट वर्ड, इन दोनों के बीच में होती है। क्या होती है दोस्तों, इन दोनों के बीच में होती है। और वाक्य में क्या होता है दोस्तों, नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होता है। बाकी के में कोई भी चेंज नहीं होता है, हम कह सकते हैं नो चेंज, यानी इधर भी नो चेंज और इधर भी नो चेंज। केवल जो बदलाव होगा दोस्तों वो क्या होगा, इन दोनों के योग होने पर, यानी इन दोनों के योग होने पर जो बदलाव होगा उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। अब एक एक पॉइंट्स को समझना दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब ये क्या हो गया दोस्तों हमारा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझनी है आपको कि इस प्लस से पहले चिन्ह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम पद, और इस प्लस के बाद के चिन्ह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तर पद या द्वितीय पद, और इस प्लस के चिन्ह को हम संधि में क्या बोलते हैं दोस्तों, योग चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों, योग चिन्ह बोलते हैं। बात यहाँ तक समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों कि ये नियम है हमारा व्यंजन संधि का, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इस नियम में क्या होता है दोस्तों, इस नियम में ये बताया गया है कि यदि माँ के बाद में, अब देखना दोस्तों मैंने यहाँ पे सम लिया था, हमारे प्रथम पद में क्या है सम, और अंतिम पद में हमारे क्या है, द्वितीय पद में धी है। क्या है दोस्तों, धी है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो घुंडी वाले वर्ड होते हैं इनके ऊपर सरलरेखा नहीं गुजरती है, इसलिए मैं बार बार ये आपको ध्यान रखना, आप गौर कर रहे होंगे इस चीज़ पर कि मैं बार बार ये जो सरलरेखा है या घुंडी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। अब देखना ये नियम मैंने बताया आपको वर्ड विचार के टॉपिक कराते समय। अब देखना दोस्तों कि हमेशा मैंने बताया कि प्रथम पद का जो अंतिम पद होता है, लास्ट पद होता है, उसमें ही संधि होती है हमारी। क्या होती है, संधि होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। हमने प्रथम पद का अंतिम पद ले लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, के अंतिम पद का फर्स्ट पद यानी फर्स्ट वर्ड, अंतिम पद का फर्स्ट वर्ड। तो अंतिम पद का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है दोस्तों, धा। क्योंकि जब मैंने कल आपको शब्दकोश क्रम में आपको वर्ड वियोजन बताया तो इस धी का वर्ड वियोजन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा, क्या होगा, ये होगा धाधन छोटी ई। तो हमारा क्या हो गया, प्रथम पद अंतिम वर्ड का जो प्रथम वर्ड है वो क्या हो गया, धा हो गया। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि माँ के बाद में क्या हो गया दोस्तों, योग चिन्ह है हमारा ये। इस योग चिन्ह में याद रखना कि माँ के बाद में क्या आ गया, धा आ गया। और धा क्या है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन है। और ये किस वर्ग का है दोस्तों, ता वर्ग का। ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं जो हमारा ता वर्ग है, क्या है दोस्तों, ता वर्ग है। इस ता वर्ग में आ रहा है धा, किस में आ रहा है, ता वर्ग में आ रहा है। तो मैंने बताया कि यदि हम चाहें तो अगर माँ के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आ रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, माँ के स्थान पे जो स्पर्श व्यंजन आ रहा है जिस वर्ग का, उसी वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये धा है, ये किस वर्ग का आ रहा है, ता वर्ग का वर्ड है। तो इसी ता वर्ग का हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पंचमाक्षर प्रयोग कर सकते हैं। किसके स्थान पर, माँ के स्थान पर। तो हमने माँ के स्थान पर क्या कर दिया दोस्तों, ना का प्रयोग कर दिया। बात क्लियर हो गई दोस्तों। बाकी की हमने और कोई चेंज इसमें नहीं होता है। बाकी का हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जो हमारा धी था इस धी को हमने यूँ की तो ही लिख दिया। अब हमारा जो यहाँ पे शेष क्या बच रहा था, सा बच रहा था। क्या बच रहा था दोस्तों, सा बच रहा था। तो ये क्या हो गया, सन प्लस धी। अब आगे हम इन दोनों को जब योग करेंगे, इनको जोड़कर लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, सा। और फिर हमारा जो आधा ना है, तो मैंने आपको बताया कि खड़ी पाई वाले वर्ड को अगर आधा लिखना है तो क्या करते हैं, हम उस पाई को हटा देते हैं। तो हमने खड़ी पाई हटा दी, इसमें से ना लिख दिया। फिर हमारा पीछे क्या है दोस्तों, धी। ठीक है दोस्तों, पीछे हमारा क्या है, धी। इस प्रकार हमने संधि लिख दिया। तो इस नियम से ये भी सही हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है
कि अगर हम ये पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस माँ के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इस माँ के स्थान पे हमने सा ले लिया और इस माँ के स्थान पे क्या कर दिया दोस्तों, अनुस्वार का प्रयोग कर दिया और बाकी का हमने यूँ की तो ही लिख दिया। बाकी का हमने क्या कर दिया दोस्तों, यूँ की तो ही लिख दिया। इस प्रकार ये भी संधि हमारा क्या है, सही है। तो याद रखना दोस्तों, इस नियम के अकॉर्डिंग हम इस प्रकार लिखें संधि, चाहे इस प्रकार लिखें, दोनों तरीके हमारे क्या हैं दोस्तों, बिल्कुल सही हैं। जैसे इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों इस नियम के। जैसे आपने देखा होगा अलम धन कार, अलम धन कार। देखिए दोस्तों, माँ के बाद में क्या आ रहा है, का आ रहा है, और का किस वर्ग का, स्पर्श व्यंजन है और पहले ही वर्ग यानी का वर्ग का पहला ही वर्ड है। तो याद रखना दोस्तों, माँ के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, माँ के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, इस का वर्ग का 5वां अक्षर कर सकते हैं। और का वर्ग का 5वां अक्षर क्या है, अंगहा कर दिया, पीछे हमने लिख दिया कार। इस प्रकार इसकी क्या हो गई, संधि हो गई। या फिर हम क्या करें दोस्तों, इस माँ के स्थान पे अनुस्वार लगा दें और पीछे हम क्या लिख दें, कार लिख दें, तो अलंकार, यानी अलंकार हमको इस तरीके से भी लिखा मिलता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब महत्वपूर्ण बात देखते हैं दोस्तों। यहाँ तक ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि संधि वाला ये जो शब्द है ये सही है, यहाँ ये सही है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों सही हैं। संधि का एक नियम है हमारी व्यंजन संधि का, उस नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों शब्द हैं संधि के, चाहे अनुस्वार का प्रयोग हो चाहे हमारा पंचमाक्षर का प्रयोग हो, दोनों सही हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखो अगली जो बात करते हैं दोस्तों, हमारे हिंदी में एक विद्वान हैं, एक हिंदी में एक विद्वान हैं और उनका नाम है दोस्तों श्याम सुंदर दास। उनका नाम क्या है दोस्तों, श्याम सुंदर दास। देखिए हमारे हिंदी के एक विद्वान हैं और उन विद्वान का नाम है दोस्तों श्याम सुंदर दास, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक सुझाव दिया, इन्होंने एक सुझाव दिया और सुझाव का नाम था, इन्होंने क्या सुझाव दिया दोस्तों, इन्होंने कहा कि अगर हिंदी व्याकरण में, किसमें, हिंदी व्याकरण में, इन्होंने क्या सुझाव दिया कि हिंदी व्याकरण में पंचमाक्षर के स्थान पर, पंचमाक्षर जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, यानी प्रत्येक वर्ग हमारे 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग और 5 वर्ग, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा दोस्तों, अणा और ना और माँ, ये क्या है, पंचमाक्षर हैं प्रत्येक वर्ग के। इन्होंने कहा कि हिंदी व्याकरण में पंचमाक्षर के स्थान पर, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, अनुस्वार का प्रयोग ही किया जाए, ही किया जाए। तो याद रखना दोस्तों, एक तो हमारी व्यंजन संधि का नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पंचमाक्षर भी कर सकते हैं और अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदी के एक विद्वान है श्याम सुंदर दास, इन्होंने सुझाव दिया कि हिंदी व्याकरण में पंचमाक्षर के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, केवल अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा सुझाव दिया था किसने, श्याम सुंदर दास ने। और पंचमाक्षर हम किन्हें बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पंचमाक्षर बोलते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी दोस्तों अच्छे से आपको। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 बातें और बताता हूँ जो पेपर में पूछी जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि किसने हिंदी व्याकरण में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा, श्याम सुंदर दास ने। इसके अलावा 2-3 विद्वान और हैं जिन्होंने हिंदी में कुछ ना कुछ अलग करने की सोची थी, उनके मैं आपको नाम बताता हूं दोस्तों। थोड़ा टॉपिक से हटके बात है लेकिन पेपर के लिए, हमारे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और मेरा उद्देश्य केवल यही है कि जितना हो सके उतना आपको अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हों, नई नई चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त हों दोस्तों। तो दोस्तों अगली जो बात करते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो मैं बताता हूँ कि श्याम सुंदर दास के अलावा दोस्तों एक और विद्वान हुए थे, सुनीति चंद्र चटर्जी। क्या हुए थे दोस्तों, सुनीति चंद्र चटर्जी। ये थोड़ा दोस्तों नोट में डाल के लिख लेना ये बात, ये तो हमारी संधि से जुड़ी हुई बात थी अभी, लेकिन मैं जो 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि हिंदी में एक और विद्वान हुए थे जिनका नाम था सुनीति कुमार चटर्जी,
ठीक है दोस्तों, एक विद्वान हुए थे सुनीति कुमार चटर्जी, और इन्होंने क्या सुझाव दिया था दोस्तों, इनका जो सुझाव था वो क्या था दोस्तों, इन्होंने सुझाव दिया कि हिंदी में, कि हमारे जो देश है दोस्तों, इस देश में हमें क्या करना चाहिए। इनका जो सुझाव था कि इन्होंने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि के स्थान पर हमें, किसके स्थान पर, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग करना चाहिए, रोमन लिपि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनका भी बात याद रखना कि किसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा किसने, सुनीति कुमार चटर्जी ने। एक और विद्वान थे दोस्तों जिनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। अगर इनकी बात करें दोस्तों तो इनका जो बिंदु था वो कई बार पेपर में पूछा गया है कि किसने आ की 12 खड़ी को भ्रामक माना। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने आ की 12 खड़ी को भ्रामक माना। ठीक है दोस्तों, ये जो 3 बिंदु हैं सुनीति कुमार चटर्जी के, आचार्य नरेंद्र देव के और श्याम सुंदर दास के। इसके अलावा दोस्तों एक और है हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और ये हमारी हिंदी में इन्होंने किन वर्णों की परंपरा शुरू की थी, अरबी फारसी वर्णों की हिंदी में इन्होंने क्या की थी दोस्तों, परंपरा शुरू की थी। ये भी याद रखना, ये हिंदी में जो 5 अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं उनकी परंपरा को शुरू करने वाले कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। यानी कुल मिला के बात देखी जाए दोस्तों, हिंदी के 4-5 विद्वान हैं। इन 4-5 विद्वानों की जो प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। हमारे टॉपिक से जुड़ा जो बिंदु था ये था केवल, ये बाकी के 3 पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये संधि के नहीं है, ये थोड़ा हटके हैं दोस्तों। इनको आप नोट डाल के लिख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैंने आपको साथ के साथ में यहाँ पे बता दिए। तो याद रखना कि किसने हिंदी व्याकरण में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था दोस्तों, श्याम सुंदर दास ने दिया था। किसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का या रोमन लिपि के प्रयोग करने का सुझाव दिया था, सुनीति कुमार चटर्जी ने। और किसने आ की 12 खड़ी को भ्रामक माना था, आचार्य नरेंद्र देव ने। और किसने हमारे हिंदी व्याकरण में अरबी फारसी ध्वनियों की परंपरा को शुरू किया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ तक कंप्लीट हुई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर मैं अपने टॉपिक संधि पर ही आता हूँ। ले लिया दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की। दोस्तों अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपनी हिंदी में संधि लिखते समय इस प्रकार के शब्द भी लिखते हैं संधि को, और इस तरीके से भी लिखते हैं। और दोनों तरीके ही हमारे क्या हैं, सही हैं। यानी दोनों ही संधि जो शब्द हैं ये दोनों ही क्या हैं दोस्तों, शुद्ध हैं, सही हैं। बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं संधि की। जो अगली बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों संधि के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसके शाब्दिक अर्थ बहुत सारे होते हैं। इसको शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मेल। इसको हम क्या कह सकते हैं, समझौता भी कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, जोड़ भी कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, योग भी कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, मिलाप भी कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, मित्रता भी कह सकते हैं। यानी जो संधि के शाब्दिक अर्थ हैं दोस्तों, संधि के शाब्दिक अर्थ इतने सारे हमारे सामने निकल के आए। हमने आपको इतने सारे संधि के शाब्दिक अर्थ बताए कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। तो आपको ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी दे दे तो सभी क्या है, संधि के शाब्दिक अर्थ हैं।
आपने इतिहास पढ़ा होगा दोस्तों, प्राचीन काल में इतिहास में कई राजाओं के मध्य कई सारी संधियां होती थी। उसी संधि का शाब्दिक अर्थ होता था मेल, यानी दो राजाओं का जो मेल हो जाता तब संधि होती थी, समझौता हो जाता था किसी बात को लेकर तब संधि होती थी, या दोनों के बीच में गठजोड़ हो जाए या जोड़ हो जाए उसको क्या बोलते थे दोस्तों, हम संधि कहते थे। या हम उनका बीच में मित्रता या मिलाप हो जाए तब भी क्या होती थी दोस्तों, संधि होती थी। तो ये संधि उसी शब्द से, यानी उसी प्राचीन काल के ऐतिहासिक शब्द संधि से मिलकर बना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, दो वर्णों का क्या होता है, योग होता है, दो वर्णों के बीच में मिलाप होता है, दो वर्णों के बीच में क्या होता है, मेल होता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम संधि कहते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट की, संधि में अगर बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि संधि का जो विलोम है, इस शब्द का विलोम क्या होता है, संधि का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जोड़, योग, मित्रता, मिलाप। अगर बात करें दोस्तों इसकी क्या, किसकी, विलोम की, किसकी बात करें दोस्तों, विलोम की। अगर आपसे कहे कि संधि का विलोम क्या होता है दोस्तों, आपको बता देना कि संधि का विलोम होता है विग्रह। क्या होता है दोस्तों, विग्रह। और एक और होता है विच्छेद। क्या होता है, विच्छेद। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट क्या कर देते हैं, संधि का विलोम विच्छेद ही याद कर लेते हैं। बाई चांस ऑप्शन में अगर विच्छेद ना दे तब क्या होगा, विग्रह, क्योंकि विग्रह का मतलब भी क्या होता है, अलग करना, और विच्छेद का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, अलग करना। तो याद रखना संधि के दो विलोम होते हैं, संधि के दो विलोम होते हैं। कई सारे वर्णों के दोस्तों दो विलोम होते हैं। तो संधि का विलोम क्या है दोस्तों, विग्रह या विच्छेद। या तो ऑप्शन में आपको विग्रह मिलेगा दोस्तों अगर आपसे संधि का विलोम पूछता है, या फिर आपको विच्छेद मिलेगा। बाई चांस आपके मन में प्रश्न उठता है कि सर अगर दोनों आ जाएं तब हमें क्या करना है, अगर दोनों आ जाएं तब प्राथमिकता से ये करना होगा दोस्तों। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसे विवादित प्रश्न नहीं डालता कि आपको ऑप्शन में एक प्रश्न के दो उत्तर दे दे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक है कि आपको विग्रह मिलेगा ऑप्शन में या विच्छेद मिलेगा, एक ही मिलेगा। आपको दोनों में से अगर कोई एक आता है तो उसको करना है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई दोस्तों कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है और विलोम क्या है। क्लियर पॉइंट्स दोस्तों यहाँ तक। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा क्या है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। ये मैं मिटाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, संधि की परिभाषा। नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट है वो है संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या है दोस्तों, संधि की परिभाषा क्या है। अब प्रश्न हमारे सामने आता है संधि की परिभाषा। मैंने अभी बताया था संधि में क्या होता है, मेल होता है। क्या होता है, मेल होता है। क्या होती है, मित्रता होती है। क्या होता है दोस्तों, जोड़ होता है। क्या होता है, योग होता है। बात समझना। तो परिभाषा भी यहाँ बनेगी, जो योग होता है, मेल होता है, मित्रता होती है, वो किन के मध्य होती है। तो मैंने बताया कि ऐतिहासिक काल में राजाओं के मध्य योग होता था, मित्रता होती थी। लेकिन यहाँ हिंदी में संधि किन के मध्य हो रही है, दो वर्णों के मध्य। किन के मध्य हो रही है दोस्तों, दो वर्णों के मध्य, दो वर्णों के बीच होने वाले योग या मेल से, योग या मेल से उत्पन्न विकार। विकार का मतलब होता है दोस्तों बदलाव। क्या होता है, बदलाव, परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों, बदलाव या परिवर्तन उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। तो बात समझ में आपको आ गई होगी। संधि की परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के बीच होने वाले योग या मेल से उत्पन्न विकार को, अब यहाँ पे हमारा एक शब्द निकल के आया विकार। क्या निकल के आया दोस्तों, विकार। अब ये विकार क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि संधि के हमारे एक बीच में क्या होता है, योग चिन्ह होता है, और इस योग चिन्ह से पहले एक पद होता है। उस पद को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम पद। और इस योग चिन्ह के बाद में एक और पद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय पद या उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पद या उत्तर पद बोलते हैं। अब इस प्रथम पद का अंतिम वर्ड यानी लास्ट वर्ड, और इस द्वितीय पद का प्रथम पद, प्रथम वर्ड, इन दोनों के मध्य में क्या होता है दोस्तों, योग होता है। क्या होता है दोस्तों, योग होता है। अब इस योग के बाद में इन दोनों वर्णों के मध्य जो योग होगा, इस योग के बाद में जो बदलाव होगा, जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा, उसी बदलाव और परिवर्तन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, संधि कहेंगे। उसी बदलाव या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर विकार या
अगर मैं यहाँ कहूँ क्या हुआ, बदलाव हुआ, क्या होगा, बदलाव में परिवर्तन हुआ, तभी क्या होगी, संधि। सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इनके योग करने पर अगर बदलाव नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, तो क्या होता दोस्तों, तो संधि ना होके क्या होता है यहाँ पे, संयोग होता। तब उसको हम क्या बोलते, संधि ना बोलकर क्या बोलते दोस्तों, संयोग बोलते। क्या बोलते उसको, संयोग बोलते। याद रखना दोस्तों कि दो वर्णों के बीच में होने वाले योग या मेल से उत्पन्न विकार को ही हम संधि कहते हैं। अगर विकार या बदलाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, विकार या बदलाव नहीं हो रहा है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, तब हम उसे क्या कहेंगे, संधि नहीं कहेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। अगर बदलाव नहीं हो रहा है, अगर उत्पन्न विकार है यानी बदलाव हो रहा है, तभी हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों, संधि कहेंगे। तभी हमारा वो वर्ड क्या कहलाएगा दोस्तों, संधि कहलाएगा। बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों अच्छे से। संधि क्या होती है, तो याद रखना दोस्तों, संधि क्या होती है कि एक वर्ड और ये हमारा दूसरा वर्ड, ठीक है। ये क्या हमारे प्रथम पद का अंतिम वर्ड है यानी लास्ट वर्ड है, और ये क्या हमारे द्वितीय पद का पहला पद है, ठीक है। और इन दोनों पदों के बीच में, इन दोनों वर्णों के बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, योग हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, योग हो रहा है। और इस योग से क्या हो रहा है दोस्तों, कोई परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, कोई परिवर्तन हो रहा है, तब जाके या कोई विकार हो रहा है, तब जाके क्या कहला रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, संधि हो रही है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दोस्तों क्या होगा, संयोग होगा। क्या होगा दोस्तों, संयोग होगा। बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों यहाँ तक कि संधि में परिवर्तन यानी संधि क्या होता है और संयोग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको देखिए यहाँ पे समझाता हूँ दोस्तों कि जैसे सपोज दैट, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख दूँ हिमधन आलय। क्या लिख देता हूँ दोस्तों, हिमधन आलय। मैंने यहाँ पे लिख दिया हिमधन आलय। मैंने यहाँ पे अंतिम पद क्या ले लिया, माँ, और ये क्या ले लिया, पहला पद आ। अब माँ में मैं अगर माँ को भी अगर मैं क्या करूँ दोस्तों, वर्ड वियोजन करूँ तो हमारा क्या निकला, आ निकला। और इधर ये योग चिन्ह आ गया, हमारा ये वाला योग चिन्ह आ गया इधर, और पीछे हमने क्या ले लिया दोस्तों, आ। अब हम क्या करेंगे, इस योग चिन्ह से पहला वर्ड और इस योग चिन्ह के बाद वाला वर्ड, इन दोनों के बाद में बीच में ही क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन या कोई योग होता है। अब इनके बीच में हमने क्या कर दिया, योग। और योग करने के बाद में आ और इन दोनों को मिलकर क्या बन गया दोस्तों, बड़ा आ, यानी कोई परिवर्तन हो गया। इन दोनों को मिलकर एक नया शब्द बन गया, बड़ा आ, यानी दीर्घ आ ही बना। ये दोनों मिल गए, दोनों के मिलने के बाद में एक बड़ा आ बना है। अब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे हिमधन आलय लिखा तो हमने कहा था कि इस योग चिन्ह से प्रथम पद और इस योग चिन्ह के अंतिम पद, यानी कह सकते हैं इस योग चिन्ह के पहले वाला पद और इधर वाला पद, इन दोनों पद के बाद में जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो हमने ही यों की तो ही ले लिया और इन माँ और आ की जगह पे क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। तो दोस्तों जब इन दोनों जगह आ बन गया तो ये आगे हमारा क्या था, माँ था। इन दोनों में माँ जुड़ के क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ा माँ। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा हिमालय बन गया। क्या बन गया दोस्तों, हिमालय बन गया। ये हिमालय क्या है दोस्तों, एक परिवर्तन है, हिम का आलय, ठीक है, यानी बर्फ का घर। अब सपोज दैट कि दोस्तों मैं कहूँ संयोग क्या होता है दोस्तों, ये तो संधि हो गई, यहाँ विकार उत्पन्न हुआ। संयोग में क्या होता है दोस्तों, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सब्जी वाला। क्या लिख दूँ दोस्तों, सब्जी धन वाला, ठीक है। अब मैं जा में यहाँ पे जा के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, इधर क्या आ रहा है, बा। इन दोनों में कोई भी योग नहीं करूँगा, मैं योग करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे ये ई रहेगा, यहाँ पे बा रहेगा, और लास्ट में जो शब्द बनेगा वो सब्जी वाला ही बनेगा। क्या बनेगा, सब्जी वाला ही बनेगा। अब यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जैसे ये था सब्जी वाला, इधर भी क्या है दोस्तों, सब्जी वाला। तब यहाँ पे संधि ना होकर क्या हो रहा है दोस्तों, संयोग हो रहा है। तो बात समझ में आपको आई होगी दोस्तों कि संधि क्या होता है और संयोग क्या होता है। क्लियर पॉइंट्स दोस्तों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ गए होंगे दोस्तों कि जब दो वर्णों के बीच में अगर परिवर्तन होता है, विकार होता है, तब संधि होगा। जब दो वर्णों के बीच में हम मेल करा रहे हैं, योग करा रहे हैं और परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, तब हमारा क्या होगा दोस्तों, संयोग होगा, संधि नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक पॉइंट्स सभी आपके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, मैं एक और बात यहाँ पे समझाता हूँ इसी में ही आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब तक दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे आते हैं।
तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपका मन लग रहा होगा खूब अच्छा से, एक एक पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे, यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो रही होगी। अब मैं कुछ और नई बातें आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हम ज़्यादातर हिंदी में जब संधि पढ़ते हैं तो संधि में यही पढ़ते हैं कि हमारा प्रथम पद है। क्या दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्रथम पद है। और प्रथम पद का हमारा क्या होता है दोस्तों, लास्ट वर्ड यानी अंतिम वर्ड। और फिर उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, हमारा योग चिन्ह आता है। फिर हमारा क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद यानी उत्तर पद शुरू होता है। क्या होता है दोस्तों, उत्तर पद। और उत्तर पद का क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट वर्ड, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्ड। इन दोनों के मध्य में क्या होता है दोस्तों, योग होता है। क्या होता है दोस्तों, योग होता है। इन दोनों के मध्य में क्या होगा दोस्तों, ये योग चिन्ह है, तो इस योग चिन्ह की वजह से क्या होगा, इन दोनों के मध्य में क्या होगा दोस्तों, योग होगा। क्या होगा, योग होगा। और योग होने के पश्चात में अगर विकार दोस्तों, क्या दोस्तों, विकार, योग होने के पश्चात में विकार केवल इन दोनों ध्वनियों में ही हो रहा है, केवल विकार इन दोनों में ही हो रहा है दोस्तों, तब ये क्या कहलाएगी दोस्तों, प्रधान संधि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, प्रधान संधि कहलाती है। अगर दोस्तों जो विकार है यानी जो परिवर्तन है दोस्तों, जो परिवर्तन है, बात समझना मेरी, जो परिवर्तन है दोस्तों केवल इन दोनों वर्डों में ही हो रहा है, जो विकार हो रहा है, जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहा है, केवल इन दोनों ध्वनियों में ही हो रहा है, तब हम उस संधि को क्या कहते हैं, प्रधान संधि। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अगर विकार और परिवर्तन इन दोनों पदों के अलावा, इन दोनों वर्डों के अलावा यहाँ पे इन पदों में या इन पदों में भी हो जाए, यानी प्रथम पद में और उत्तर पद के शेष रहे वर्डों में अगर विकार उत्पन्न हो जाए, यानी इनमें भी हो जाए विकार उत्पन्न इनके अलावा, तब दोस्तों उस संधि को हम क्या बोलते हैं, गौण संधि बोलते हैं। तब हम उस संधि को क्या बोलते हैं दोस्तों, गौण संधि बोलते हैं। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा दोस्तों कि हमने गौण संधि तो अभी तक नहीं सुना है, ये गौण संधि क्या है दोस्तों, और ये विकार तो ज़्यादातर यहीं पे होते हैं, इन दोनों पदों के बीच में ही होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, 98% संधि के जितने भी उदाहरण हैं वो प्रधान संधि के होते हैं। केवल 2% उदाहरण, 2% उदाहरण आपको गौण संधि के भी मिलेंगे। वो कैसे होते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रामधन अयन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रामधन अयन, इसके कुछ ही उदाहरण मिलते हैं गौण संधि के। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे माँ है, इस माँ में क्या है दोस्तों, स्वर कौन सा है, आ ले लिया, और इसमें क्या है दोस्तों, आ ले लिया। अब ये दोनों पद ये क्या हो गए, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, इन दोनों का जब योग करेंगे तो विकार के दौरान हमें क्या मिलेगा दोस्तों, दीर्घ आ मिलेगा। और दीर्घ आ मिलने के बाद में हम इनको जोड़ेंगे, रा हमने लिख लिया, माँ और आ की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हमारा आधा बचा हुआ है और आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रामा। फिर उसके बाद में जो यण है और इस ना के स्थान पे क्या हो जाता है दोस्तों, रामायण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, रामायण। तो याद रखना, रामायण का जब हम विच्छेद करते हैं तो रामधन अयन करते हैं, और रामायण का विच्छेद अयन करते हैं तो यहाँ पे ये ना क्यों हो जाता है, परिवर्तन विकार तो केवल यहाँ पे इन दोनों ध्वनियों के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन बदलाव यहाँ पे भी क्यों हुआ, कि अगर यहाँ पे भार यानी इन दोनों पदों के योग चिन्ह से पहले वर्ड के बीच में और योग चिन्ह के बाद के वर्ड में अगर परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के अलावा और कहीं पे भी अगर शब्द में परिवर्तन हो रहा है, तब गौण संधि होती है। तो देखा होगा दोस्तों आपने, जब हम इनकी संधि कर रहे हैं तो यहाँ पे माँ और आ जुड़ के बड़ा माँ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन इन दोनों के अलावा यहाँ पे भी हुआ, इस नाम में भी हुआ, इस नाम में हुआ, ना की जगह पे क्या बना, अणा बना दोस्तों। तब यह क्या हुआ दोस्तों, गौण संधि होगी। तब ऐसी संधियाँ क्या कहलाती हैं, गौण संधि कहलाती हैं। ये व्यंजन संधि का उदाहरण दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, तब मैं कराऊंगा। ये अलग से इसमें 2 नियम होते हैं, यहाँ पे तो दीर्घ संधि का नियम लग जाता है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें व्यंजन संधि का एग्जाम नियम लग जाता है दोस्तों। मैं आपको जब व्यंजन संधि कराऊंगा तब इस पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। वैसे ये उदाहरण किसका है दोस्तों, दीर्घ संधि का, लेकिन यहाँ पे जो ये चेंजेज हुआ है ये किस वजह से हुआ है, तो ये व्यंजन संधि की वजह से हुआ है। इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बतलाऊंगा दोस्तों। बात समझ गए होंगे दोस्तों। तो प्रधान संधि क्या होती है और गौण संधि क्या होती है, लेकिन ज़्यादातर हमें याद रखना दोस्तों, ज़्यादातर हमारे प्रयोग में प्रधान संधि ही आती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। अगला प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि हिंदी में संधि का प्रयोग यानी संधि के प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, हिंदी में संधि के प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों। हिंदी में दोस्तों संधि के प्रयोग की आवश्यकता इसलिए पड़ी शब्द संरचना के लिए। किसके लिए दोस्तों, शब्द संरचना के लिए। यानी हम कह सकते हैं हमें क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है दोस्तों, हिम,
और आलय, हमें दो दो शब्द अलग अलग लिखने पड़ते थे, लेकिन हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हिमालय लिख सकते हैं। और इस योग चिन्ह के लिए नया शब्द बन गया हमारे, इन दोनों शब्दों से मिलकर नया शब्द बन गया हिमालय। और इसी शब्द संरचना के लिए क्या पड़ा दोस्तों, संधि की आवश्यकता पड़ी। और याद रखना दोस्तों, हमारी हिंदी व्याकरण में शब्दों की संरचना हम 4 तरीके से कर सकते हैं। हमारी हिंदी व्याकरण में शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों की संरचना 4 प्रकार से होती है। देखिए दोस्तों, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ कि वो 4 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, मैं रेज करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट्स। कि हिंदी व्याकरण में दोस्तों, हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ दोस्तों, 4 इकाइयाँ हैं। अब वो 4 इकाइयाँ कौन कौन सी दोस्तों, पहली होती है संधि। पहली कौन सी होती है दोस्तों, संधि। दूसरी होती है दोस्तों समास। तीसरी होती है दोस्तों प्रत्यय। और चौथी होती है दोस्तों, तीसरी होती है दोस्तों उपसर्ग। और चौथी होती है दोस्तों प्रत्यय। तो बात समझ गए होंगे दोस्तों कि हमारे हिंदी में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। यानी इन 4 तरीके से हम नए नए शब्दों का क्या कर सकते हैं दोस्तों, निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, शब्दों के आगे रखते हैं, शब्दों के आगे जोड़ते हैं। और प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। समास क्या होता है दोस्तों, 2 शब्दों का मेल होता है, 2 शब्दों का मेल होता है। और संधि क्या होती है दोस्तों, 2 वर्णों का मेल होता है। क्या होता है, 2 वर्णों का मेल। हम कह सकते हैं दोस्तों कि 2 वर्णों के मेल से हम नए शब्द बनाएं, उसको हम क्या कहेंगे, संधि। और 2 शब्दों के मेल से हम नए वर्ड बनाएं, उसको क्या कहेंगे, हम समास। और हम शब्दों के आगे कोई नया चिन्ह या नई धातु लगा के, नया सब पद लगा के, नए ध्वनि लगा के हम नए शब्द बनाएं, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। और हम शब्दों के पीछे नई कोई ध्वनि जोड़कर नए शब्द बनाएं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यय कहते हैं। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम्स में, टेट की एग्जाम्स में इतना ही पूछ लेता है कि संधि होती है 2 वर्णों का मेल, समास होता है 2 शब्दों का मेल, उपसर्ग लगते हैं शब्दों के आगे, प्रत्यय लगते हैं शब्दों के पीछे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द संरचना 4 प्रकार की होती है। और हमारी हिंदी व्याकरण में संधि की आवश्यकता किस लिए पड़ी दोस्तों, हमारी हिंदी व्याकरण में संधि की आवश्यकता शब्द संरचना के लिए पड़ी। बात यहाँ तक क्लियर हो गई दोस्तों, आपके सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों सारे पॉइंट्स। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ संधि विच्छेद की। अब हम इतनी देर में संधि पे ही बात कर रहे थे, संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स बनता है संधि विच्छेद। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगली बात करेंगे हम संधि विच्छेद पर दोस्तों। संधि विच्छेद क्या होता है, अब तक तो हमने पढ़ा संधि क्या होती है, 2 वर्णों का मेल। लेकिन संधि विच्छेद क्या होता है कि संधि किए गए शब्द को फिर से अलग अलग करना ही क्या होता है दोस्तों, विच्छेद। मैंने बताया उसमें हमने जोड़ा, लेकिन विच्छेद में क्या कर देंगे, हम उसको अलग अलग कर देंगे। जैसे पहले के जैसा ही कर देते हैं हम उसमें। तो इसमें हम कह सकते हैं कि संधि किए गए वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहले की स्थिति में पहुंचाना। हम कह सकते हैं कि संधि किए गए वर्णों को फिर से अलग अलग करके पहले जैसी स्थिति में पहुंचाना ही क्या होता है दोस्तों, संधि विच्छेद होता है। ये संधि विच्छेद
कहलाता है। राइट दोस्तों, जैसे हमने संधि करके कोई शब्द बनाया हमने हिमालय, क्या बनाया? हिमालय। अब हम कहेंगे इसका विच्छेद करो, तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे कि पहले जैसी स्थिति में इसको हम पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हिमधन आलय। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हिमधन आलय हो जाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम बात करेंगे संधि के प्रकारों की। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? संधि के प्रकार की में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा संधि के प्रकार। देखिए हमारे हिंदी व्याकरण में दोस्तों संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और वो प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला प्रकार है स्वर संधि। कौन सा है दोस्तों? स्वर संधि। और दूसरा प्रकार है दोस्तों हमारा व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार है दोस्तों हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों। स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों? हमारे तीनों प्रकार मैंने आपके सामने लिख दिए और इनमें योग जोड़े क्या बनते हैं दोस्तों? तो याद रखना, हमारी बात समझना यहाँ पे दोस्तों कि स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों कि स्वर संधि में हम बात करेंगे केवल स्वर का स्वर से क्या होगा दोस्तों? योग होगा। क्योंकि संधि में क्या होता है? मेल होता है। तो स्वर संधि में क्या होगा दोस्तों कि स्वर का स्वर से केवल मेल होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा दोस्तों? स्वर का मेल किससे होगा? व्यंजन से होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इधर व्यंजन आ जाएगा और यानी व्यंजन का मेल किससे होगा? स्वर से होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा। व्यंजन का मेल किससे होगा दोस्तों? व्यंजन से होगा। लेकिन विसर्ग संधि में क्या होता है दोस्तों कि विसर्ग में पहले विसर्ग आएगा और विसर्ग का मेल किससे होगा दोस्तों? स्वर से। या फिर हम कह सकते हैं विसर्ग का मेल किससे होगा? व्यंजन से। किससे होगा दोस्तों? व्यंजन से। तो याद रखना दोस्तों, हमारी हिंदी में हम संधि करेंगे दोस्तों। संधि करते समय दोस्तों हमें एक बात याद रखनी है, हमारे 6 योग जोड़े बनते हैं। कितने बनते हैं दोस्तों? 6 योग जोड़े बनते हैं। किसके बनते हैं दोस्तों? संधियों के बनते हैं। किसके बनते हैं? संधियों के बनते हैं। कैसे? स्वर का स्वर से मेल एक योग जोड़ा, स्वर का व्यंजन से मेल दूसरा जोड़ा, व्यंजन का स्वर से मेल, व्यंजन का व्यंजन से मेल, विसर्ग का स्वर से मेल और विसर्ग का व्यंजन से मेल। कुल कितने जोड़े बने दोस्तों? 6 बने। बाद में दोस्तों इन संधियों के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे योग जोड़े बनेंगे। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों स्वर होता है तो स्वर का स्वर से मेल होता है। हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं और 11 स्वरों का 11 से ही मेल होता है दोस्तों। तो क्या होता है? कितने जोड़े बनते हैं? 121 जोड़े बनते हैं स्वर संधि के अंदर। लेकिन हम बात करें संधि योग जोड़े कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? योग 6 होते हैं। और स्वर के अंदर अगर हम बात करेंगे स्वर संधि के स्वर के योग जोड़े कितने बनते हैं? हमारे 121। और केवल हम करें कि संधि के कितने योग जोड़े बनते हैं? 6 योग जोड़े बनते हैं। अब आपको याद रखना दोस्तों, अगर हम जब विच्छेद करेंगे, अगर हमें योग चिन्ह से पहले, इस योग चिन्ह से पहले इधर भी स्वर मिल रहा हो और इधर भी स्वर मिल रहा हो तो आपको क्या करना है दोस्तों? स्वर संधि करना है। अगर आपको इस योग चिन्ह से पहले व्यंजन मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, दोनों तरफ व्यंजन मिल जाए या एक तरफ व्यंजन मिल जाए या इस तरफ व्यंजन मिल जाए या इस तरफ व्यंजन मिल जाए या दोनों तरफ व्यंजन मिल जाए, तब आपको क्या करना है दोस्तों? व्यंजन संधि करनी है। और अगर आपको इस योग चिन्ह से पहले क्या मिल जाए? विसर्ग मिल जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों? विसर्ग संधि करनी है। याद रखना दोस्तों, विसर्ग हमेशा वर्ड से पहले आता है। याद रखना दोस्तों कि जो विसर्ग होता है वो हमेशा वर्ड के बाद आता है। वर्ड के बाद आता है, पहले नहीं आता। ठीक है, पहले नहीं। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख देता हूँ, प्रातः। तो जो विसर्ग है किसके बाद में आ रहा है? वर्ड के बाद में आ रहा है। कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपको लिखा कि प्रातः से पहले आपको विसर्ग लिखा मिल जाए, ये क्या होगा? गलत होगा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? सही होगा। बात क्लियर हो गई आपको? यहाँ पे बात समझ में आपको आ गई होगी कि हमारी संधि के प्रकार कितने हैं? 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और तीनों संधियों में याद रखना कि स्वर संधि में केवल स्वर का स्वर से मेल होता है, जबकि व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन से भी मेल होता है, व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से, जबकि विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर और व्यंजन से मेल होता है। बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों? यहाँ तक क्लियर पॉइंट सारे? इस प्रकार दोस्तों हमने संधि की जो सामान्य परिचय था
कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि का विलोम क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि के प्रकार क्या हैं, इन सभी तथ्यों के बारे में मैंने आज की इस क्लास में दोस्तों आपको अच्छे से बताया। मैंने थोड़ा फास्ट कराया दोस्तों, पर मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए दोस्तों। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा। सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बारीकी से ले लिए सामान्य परिचय के संधि के। बात क्लियर हो गई दोस्तों। कल की अगर क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, तो कल की अगर बात करें दोस्तों, तो हम कल की क्लास में बात करेंगे स्वर संधि से, यानी कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों स्वर संधि से। तो आज के इस टॉपिक में बस आपको याद रखना है कि हमारे संधियों के कितने जोड़े बनते हैं दोस्तों, 6 जोड़े बनते हैं। संधियों से 6 प्रकार के जोड़े बनते हैं। और स्वर संधि के कितने योग जोड़े होते हैं, 121। ये मैं कल बताऊंगा आपको अच्छे से कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। बात समझना दोस्तों, एक एक पॉइंट्स क्लियर करना आपका। मेरा उद्देश्य आपको दोस्तों केवल यहाँ पे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाना, नई नई जानकारियाँ देना। दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो क्लास अच्छी लगने की वजह से दोस्तों एक लाइक बनता है, एक शेयर भी बनता है दोस्तों। और शेयर करने के बाद में दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और आप भी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हो तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा।